नमस्कार, आप सभी को आपके अपने ऑनलाइन चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक का अलग पार्ट क्या है, क्या क्या पढ़ना है उसको देखा जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन देखेंगे। उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। किसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रख दे तो उसके ऊपर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये देखेंगे। फिर कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं, इस बेसिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर हम जानते हैं, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे इसका डेफिनेशन कैसे हम बताएंगे। ठीक है, फिर फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है, इसको जानेंगे। फिर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक भी होता है और डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन भी होता है, इसको भी समझेंगे। ठीक है, फिर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस कितनी होती है, कितना होता है। ठीक है, और कैपेसिटर्स को कंबाइन किया जाए। ठीक है, दो तरीके से कंबाइन किया जाता है, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, सीरीज और पैरेलल। आइए देखते हैं, एक एक टॉपिक को देखा जाए, डिस्कस किया जाए। पहला टॉपिक, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मैंने इसको सादा छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कैसे आप याद रखेंगे। ठीक है, हम क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू क्या जानते हैं, KQ/R जानते हैं, है ना। V इक्वल्स टू KQ/R जानते हैं और E इक्वल्स टू कितना जानते हैं, KQ/R²। कोई चार्ज Q है और डिस्टेंस कितने कुछ दूरी पे पता करना है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना होगा। अच्छा, इसमें रिलेशन की अगर बात आती है तो हम कैसे ले सकते हैं, E इक्वल्स टू KQ/R² होता है ना। कैसे लिखेंगे, KQ, अगर मैं ऐसे R लिख दूं और R इंटू R मल्टीपल R लिख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, KQ/R, ये जो इतना पार्ट हो जाएगा ये तो V हो जाएगा, तो V/R आ जाएगा, है ना। V/R आ जाएगा, V/R आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इस हिसाब से जान के क्या, V इक्वल्स टू E इंटू R। ठीक है, अगर ये R D दिया होता, क्योंकि आप बुक्स देखते हो तो आपको R की जगह D दिया रहता है, E इंटू D। ठीक है, E इंटू D दिया रहता है, तो यही R जो हो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D हो जाए, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, और हम एक तरीके से और लिखते हैं, इक्वल्स टू इस हिसाब से भी लिखते हैं हम क्या, E इक्वल्स टू dV/dr। ठीक है, नेगेटिव माइनस साइन के साथ लिखते हैं, तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ये कहा जाता है। एक तरीके से ये भी कहा जाता है, ये कहा जाता है, दोनों याद रखेंगे। इन फॉर्मूला का यूज करेंगे कब, क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको देखा जाए क्या है, क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो मैंने एक डाइपोल यहाँ पे बनाया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, डाइपोल यहाँ बनाया हुआ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस साइड में हो गई, इसको मान रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और ये डाइपोल है तो इसको फोर्स इधर और इधर लगेगा, माइनस वाले चार्ज को इधर लगेगा, प्लस वाले चार्ज को उधर लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ ट्रेवल करती है। ठीक है, तो पॉजिटिव इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इट मीन्स, और इस तरफ क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो क्या होगा, ये चार्ज जो नेगेटिव होगा इधर की ओर फोर्स लगेगा इसको, और इसको इधर की ओर, इसकी वजह से टॉर्क लगता है, इसकी वजह से टॉर्क लगता है ना। टॉर्क कितना होता है भाई, निकाले थे पिछली क्लासेस में, P sin थीटा, ये होता है ना, P sin थीटा। अच्छा, अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पहले ये बता दूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जितना भी ये जैसे कि अगर ये डाइपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ये डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो क्या होगा, ये मूव करना शुरू करेगा। अब मूव करने में जितना वर्क डन हुआ वही वर्क डन स्टोर होगा इस डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है,
तो वही, तो ये जहां रोटेट किया तो रोटेट होने में जितना इसका वर्क डन हुआ वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं, तो कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन, अगर एंगुलर वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, तो एंगुलर वर्क डन में क्या होगा, फोर्स हो जाएगा टॉर्क, और एंगल जो हो रहा है वो मान लेते हैं डी थीटा एंगल कवर किया है। ठीक है, एंगल डी थीटा कवर किया। अच्छा, तो टॉर्क इक्वल्स रख दीजिए भाई पी ई साइन थीटा, फिर ये डी थीटा। अब मान लेते हैं ये जो है, ये डाइपोल जो है θ1 से θ2 तक जा रहा है कुछ। ठीक है, ऐसे डाइपोल आ जा रहा है, मान लो ऐसा डाइपोल आ जा रहा है, θ1 से θ2 तक जा रहा है मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए θ1, और मान लीजिए यहाँ पे क्या कहाँ चला गया है, θ2 पे चला गया। तो इसमें वर्क डन देख लिया जाए भाई, कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा भाई, पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, पीई साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, हम क्या कर दिया जाए, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दिया जाए, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट किया जाए भाई तो कितना आ जाएगा वर्क डन, अगर आपको याद हो, और यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, खत्म हो जाएगा। तो P बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर θ1 से θ2 तक इसमें पुट करेंगे, तो PE कॉस थीटा, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, जान रहे हो कैसे, है ना, माइनस कॉस θ1 प्लस हो गया। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, PE इस हिसाब से तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाएगा, है ना। ये आ गया आपका वर्क डन, और यही क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी तब हम क्या बोलेंगे सीधे, और पोटेंशियल जो यूज दिखाते हैं, यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू इक्वल्स टू हो जाएगा, यू इक्वल्स टू भाई अब लिख लिया जाए, दैट फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, कैसे निकला सिर्फ बता दिया मैंने, याद दिला दिया कैसे होता है, इसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी कितनी, पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यही होती है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, किसमें, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, तो इसमें केस हो सकता है, स्पेशल केस हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, कितना होता है स्पेशल केस, मान लो θ1 आपका क्या हो जाए, शुरू में आपका जीरो एंगल हो, है ना, शुरू में आपका जीरो एंगल हो, और बाद में क्या हो जाए, 90 हो जाए, रोटेट होके 90 हो जाए, या तो ऐसे मान ले θ1 90 हो जाए। ठीक है, θ1 आपका क्या हो जाए, 90 हो जाए, क्योंकि भाई अगर जीरो होगा तो फिर वो रोटेट ही नहीं करेगा, जब 90 डिग्री होगा तो रोटेट तब करेगा, है ना, जब 90 डिग्री होगा तब रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो 90 से 0 तक जाएगा, है ना। तो पहला ये वाला एंगल क्या ले लेते हैं, ये वाला एंगल आपका 90 ले लेते हैं, और ये हो जाता है 0। ठीक है, तो देखते हैं u कितना आ जाएगा भाई, तब इस हिसाब से पी ई कॉस 90, है ना, θ1 तो 90 माइनस कॉस 0। देखो भाई कितना आ रहा है, तो आ जाएगा ये पी ई कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और -1 रह जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस पी ई,
ये आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, एक केस ऐसे ले लेते हैं, एक केस ऐसे ले लेते हैं हम। मान लेते हैं कि पहले एंगल क्या था, कुछ थीटा था और बाद में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बाद में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन कुछ एंगल पहले से मान लेते थीटा था, थीटा। ठीक है, तो केस 2 क्या हो जाएगा, मैं मान ले रहा हूं पहले एंगल θ1 जो था मेरा थीटा था और बाद में θ2 क्या हो गया, 0 हो गया। तब क्या हो जाएगा, तो अगर ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, थीटा ये हो जाएगा और ये θ2 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे तो ये भी आ जाएगा, लेकिन हमें असल में निकालना जो है उसकी बात करते हैं। ठीक है, मैं θ1 बोल देता हूं आपका 90। ठीक है, और θ2 मान ले तो 90 से वो कुछ थीटा एंगल पे हो चुका है, ऐसे मान रहा हूं। ठीक है, पहले आपका 90 डिग्री हो गया θ1 और θ2 जो हो जा रहा है वो थीटा मान ले रहे हैं। मतलब क्या कि भाई ऐसे 90 खड़ा था, ये ऐसे डाइपोल ऐसे शुरू में सीधा खड़ा था। ठीक है, ऐसे खड़ा था सीधा, लेकिन क्या हो गया, कुछ एंगल थीटा पे, दिख रहा है, दिख रहा है, ये कुछ एंगल थीटा पे ऐसे रोटेट हो गया। तब इतने में जो वर्क डन होगा, कुछ वर्क डन होगा, तो इतनी यहां से थीटा तक जाने में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, होगी, है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो मान ले रहे क्या 90 से क्या हुआ, ये 90 से थीटा हो गया है, 90 से थीटा हो गया। तब इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यू इक्वल्स टू हो जाएगा पी ई, इसमें cos θ1 क्या हो जाएगा 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos θ2 थीटा, है ना। तो इससे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, U इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट बोलेगा कि एंगल 90 डिग्री से डायरेक्ट ये कुछ थीटा एंगल पे हुआ है, थीटा कुछ भी दे सकता है, 45 डिग्री पे वो रोटेट हो गया है, 30 डिग्री तक रोटेट किया है। ठीक है, तो कोई एंगल 60 डिग्री तक रोटेट किया है, कोई एंगल दे देता उस पर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लेना फिर से। क्या डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया गया है, तो डाइपोल के ऊपर क्या होगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा, वर्क डन जो होगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना। और वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन निकाले, वर्क डन निकाल के हम इंटीग्रेट किए और u इक्वल टू कितना आ गया, p cos θ1 माइनस cos θ2 आ गया। ठीक है, θ1 क्या पहले इनिशियल एंगल की शुरू में एंगल कितना था और बाद में कितना हो गया, है ना। ठीक है, अगला टॉपिक देखा जाए भाई। ठीक है, अब आता है आपका थ्योरी पार्ट, क्या, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज। किसी कंडक्टर में फ्री चार्ज क्या कहेंगे, बाउंड चार्जेस क्या कहेंगे। ठीक है भाई, अगर आपने 9th क्लास पढ़ी है, 9th क्लास पढ़ी है, उसमें होता था कोई भी एलिमेंट का हम क्या करते, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते थे, उसके हिसाब से बताते थे कि वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा चाहे एक्सेप्ट करना चाहेगा। क्यों, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, है ना। तो देखो भाई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फ्री चार्ज बाउंड चार्ज क्या होता है तब इस हिसाब से। ठीक है, तो देखो फ्री चार्ज कैसे बात करेंगे हम। देखो अगर मान लो कि ये एल्यूमिनियम है, मान लो कि एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं जो बचपन में करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचपन में करते थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 2 8, फिर आउटर मोस्ट में कितना 3। ये क्या चाहेगा, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, वांट टू डोनेट टू गेट स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, आयन फॉर्म में Al3+। ठीक है,
3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो भाई डोनेट करने के लिए कोई होना भी चाहिए, अगर उस मेटल में डोनेट करने के लिए कोई हो ही ना तो वो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यही फ्री चार्ज कहलाएंगे। ठीक है, वही 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे, वो फ्री चार्जेस कहलाएंगे। और उसके बाद जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है 2 और 8 ये, ठीक है, क्या हो गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो ये डोनेट करना चाह रहा है वो क्या होंगे, फ्री चार्ज होंगे, इन्हीं को फ्री चार्ज कहेंगे। ठीक है, और ये जो आपके होंगे अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होंगे, ये बाउंड चार्जेस होंगे। इनको बाहर निकालना न्यूक्लियस के पास से बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अच्छा, तो इसको बाउंड चार्ज कह दिया और इसको क्या कह दिया, फ्री चार्ज कह दिया। समझ में आई बात, यही कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है, समझ में एग्जांपल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां डेफिनेशन मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेल्स ऑफ द एटम्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी शेल में, एटम के आउटरमोस्ट शेल में, वो लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड होते ही हैं क्योंकि वो क्या करना है, डोनेट करना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, तो वो एटम्स क्या चाहेंगे, डिटैच होना चाहेंगे एटम्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स एटम से, तो क्या होंगे, लगभग वो मूव कर सकते हैं फ्रीली किसी भी मेटल के अराउंड में, मेटल के इनसाइड मूव कर सकते हैं आसानी से। तो इनको इसलिए हम क्या बोलेंगे, फ्री चार्जेस। ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्री चार्जेस। ठीक है, फ्री चार्ज कहेंगे। अगला बाउंड चार्ज का डेफिनेशन भी देख लो भैया, द पॉजिटिव आयंस विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, वो पॉजिटिव आयंस जो कि न्यूक्लियाई के अंदर है, प्रोटॉन्स होते हैं ना न्यूक्लियस में, प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल रिमेन हेल्ड इन द फिक्स पोजीशन, जो कि अपने फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। तो उन इमोबाइल यानी कि जो मूव नहीं कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, उनको इमोबाइल चार्जेस कहेंगे। और ये क्या मूव नहीं कर सकते, तो इनसे क्या बनेंगे, बाउंड चार्ज बनेंगे। इनको क्या कहेंगे हम, बाउंड चार्जेस कहेंगे। ठीक है, यही था। आगे देखते हैं भाई, अगला क्या है, किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बिहेवियर। कोई भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, फील करो, दिमाग में याद करो, किसी कंडक्टर को अगर फील्ड में रख दिया जाए तो क्या बिहेवियर शो करेगा, वो करेंगे, वो देखेंगे भाई क्या बिहेवियर शो करता है। तो पहला क्या होता है भाई, और देखा जाए, पहला बोल रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर में क्या बोल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किसी कंडक्टर के अंदर, कोई कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कैसे होती है, क्यों होती है ना, ये देखा जाए। आओ भाई, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, तो क्या कारण होता है, तो कंडक्टर में होता क्या है इसको देख लो, क्या बिहेवियर होता है। अगर मान लो ये कंडक्टर है, ये मैंने क्या कर दिया, कंडक्टर है मेरा, ठीक है, और इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो होता क्या है, ये बात किया जाए। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, तो असल में होता क्या है, कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो तुरंत ही पोलराइज हो जाता है। पोलराइज में वर्ड यूज कर रहा हूं, तो होता क्या, इसको समझा देते हैं कि भैया क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करती है, तो इसमें जो कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इस साइड आके सिमट जाते हैं, क्या नाम है कि एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और जो क्या नाम है नेगेटिव चार्ज, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये इकट्ठा होने की वजह से, ये चार्ज अलग अलग साइड में इकट्ठा हो गए, इसकी वजह से एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन मतलब इस साइड में आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इसको, जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं मैं प्रोवाइड जो करा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, और जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली, किस वजह से, चार्ज के एक्यूमुलेट होने की वजह से।
चार्ज के एक्यूमुलेट होने की वजह से इस साइड और इस साइड, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड कंडक्टर के हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इस साइड हो जाएंगे कंडक्टर के। ठीक है, तो क्या होगा, इस चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इधर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको मैं बोलूंगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलूंगा, जो इस डायरेक्शन में हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ में मान लिया क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मान लिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे जो था इधर साइड में क्या नाम है कि जो इंड्यूस हुई उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होती रहती जब तक ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बराबर ना हो जाए। बराबर होनी चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी, और बराबर होने की वजह से एक दूसरे को ये कैंसिल कर देती हैं, और इसकी वजह से अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करेंगे, क्योंकि अगर निकालेंगे तो 0 आ जाएगी, क्योंकि दोनों माइनस होगा, कटेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। कोई चार्ज कंडक्टर, उसके आउटसाइड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सरफेस के नॉर्मल होगी। क्या कहने का मतलब कि मान लो ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है भाई, ये कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर चार्ज होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसको हम हॉलो कंडक्टर मान रहे एक तरह से। ठीक है, तो क्या होगा, इसके हमेशा ऊपर चार्ज होगा, पहली बात तो ये। तो इसमें क्या बोल रहा है, उसके आउटसाइड में कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा नॉर्मल होगी, ऐसे। अगर पॉजिटिव चार्ज रिसाइड इसके ऊपर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेंगी। नॉर्मल कहने का मतलब क्या, ये नॉर्मल 90 डिग्री बनाएगा भाई हर जगह से। ठीक है, इधर क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, समझ में आई बात, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और क्या मतलब 90 डिग्री बनाया, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नॉर्मली ये कंडक्टर से बाहर निकल गई। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है क्या, हमेशा, क्योंकि चार्ज हमेशा, पहले ये बात याद रखेंगे, चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड रिसाइड करते हैं, मतलब क्या आउटसाइड पे रहते हैं, हमेशा सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, हमेशा सरफेस पे रहते हैं। अच्छा, और हमेशा नॉर्मल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंडक्टर के सरफेस के। दो बातें याद रखना, दोनों बातें लिखा है मैंने यहाँ पे। देखो, एक बात क्या हो गई हमारी, एक बात तो हो गई, ये तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात क्या हो गई, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, सरफेस का नॉर्मल होगा, और नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0 एंड एनी एक्सेस, जो भी अधिक चार्ज होगा वो क्या होगा, रिसाइड्स आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, उसके सरफेस पे, आउटसाइड सरफेस एट द सरफेस। ठीक है, अगली बात क्या बोल रहा है, पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे। पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है किसी की भी सरफेस पे। इस पे क्या बात होगी भाई, तो हमें याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस, याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसपे क्या हो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, हर पॉइंट पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो उसकी बात कर रहा हूं। तो कुछ इसी तरह से ये पॉइंट इसी तरह से डिस्कस हुआ, कैसे, क्या है बता दूं, तो देखो मैंने बताया था, अगर मान लो इस कंडक्टर है भाई, ये कंडक्टर है। ठीक है, अब कंडक्टर है और इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर ही चार्ज हमेशा रहता है। अब अगर इसी सरफेस पे मैं पोटेंशियल की बात करूं,
ठीक है। अगर इसके सेंटर से जो भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करूं तो जितना पोटेंशियल यहाँ अगर दूरी सेम है सेंटर से, तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही तो यहाँ पे भी होगा, उतना ही तो यहाँ पे होगा, क्योंकि रेडियस सेम है ना। अभी स्फेरिकल सरफेस ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो सेंटर से क्या होगा, हमेशा रेडियस क्या होगा, सेम होगा। और v इक्वल्स टू क्या होता है भाई, किसी चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर होता है। तो डिस्टेंस सेम तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम कांस्टेंट। इसीलिए सरफेस में हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट सरफेस, याद रखना सरफेस पे चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हो गई बात। अगला क्या है, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको याद रखना, डायरेक्ट याद रखना इस चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी चार्ज कंडक्टर की वजह से, वो ऐसा हमेशा क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी के, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, ये याद रखना बस। आई बात समझ में, सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये बात कैसे हुआ, अगर आपको याद हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ हॉलो चार्ज कंडक्टर। कहने का मतलब क्या, किसी कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी है, कैविटी का मतलब खाली है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा जीरो होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा जीरो होगी, ठीक है। ये याद रखना है, इतने बातें याद रखनी है। किसी कंडक्टर की बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होता है, तो ये बातें याद रखनी, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है भाई, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसको समझाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक भाई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा, एक तरह से इंसुलेटरी कहा जाता है मतलब, लेकिन फिर थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है उसके अंदर। डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटरी है बस, लेकिन थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पास होने देगा, कुछ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रोक देगा, ठीक है। तो इसमें देखा जाए क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, और डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का फ्लो अलाउ नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ क्या बोला, बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लेकिन उन चार्ज को परमिशन देता है, इजाजत देता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करा पाए। मतलब उसके अंदर चार्ज है तो चार्ज मूव नहीं कर पाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक की तरह से क्या हुआ, इंसुलेटर हुआ ना। इंसुलेटर में क्या होता है कि चार्ज मूव नहीं कर पाते तो करंट फ्लो नहीं हो पाता। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्या होता है, चार्ज मूव नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे फ्लो हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उन चार्ज की वजह से फ्लो हो सकती है। कैसे, जैसे ये जो रब करते हैं, ये जो स्केल आप लेके क्या करते हैं, रब करते हो, रब करके उठाते हो ना पेपर्स, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फोर्स एग्जर्ट हो सकते हैं, बस चार्ज मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो याद रखना, तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करता है फ्लो होने के लिए। उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनको फ्लो होने के लिए अलाउ करता है। फिर क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक एक तरह से बोला भी है साथ में, देखो क्या बोला है, डाइलेक्ट्रिक एक तरह क्या है, इंसुलेटर ही है, इंसुलेटर है जो कि विच कैन बी पोलराइज्ड, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, जो कि पोलराइज हो सकता है। पोलराइज होने का मतलब चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, बस इतना ही है, अभी बताते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्लास एग्जाम्पल, वैक्स भी है, वाटर भी, एयर, वुड सब है, ठीक है। ये सब डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, याद रखना, क्योंकि पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो कैपेसिटर पे क्या पढ़ेंगे, प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, बिना रखे भी कैपेसिटेंस निकालेंगे, रख के भी कैपेसिटेंस निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला ये दिखाया हुआ है कि डायरेक्टली देखो क्या है, चार्ज इसके अंदर है, देखो चार्ज है, मगर ये क्या कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं,
चार्ज है, मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी, तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने की वजह से पोलराइजेशन होता है। देखो ये पोलराइजेशन क्या है भाई, द फिनोमिनन इन विच एन अलाइनमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, अरेंज हो जाए, ठीक है, अलाइन हो जाए चाहे अरेंज हो जाए। तो देखो क्या बोल रहा है, द फिनोमिनन इन विच एन अलाइनमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टेक्स प्लेस विद इन द डाइलेक्ट्रिक रिजल्टिंग इन नो नेट इंक्रीज इन द चार्ज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक में चार्ज इंक्रीज नहीं होगा, चार्ज नहीं बढ़ेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। बस अलाइन का मतलब अरेंज हो जाएंगे, मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज से अरेंज हो जाएंगे। जैसे देखो इसमें क्या था अभी तक, इसमें क्या था अभी तक, इसमें देखो ऐसे बिल्कुल कोई अलाइनमेंट कोई अरेंजमेंट नहीं है, सब इधर से उधर बस पड़े हुए हैं। लेकिन अभी क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा दिया तो क्या होगा भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ रहा है। अच्छा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आता है, तो ये जो चार्ज होंगे कैसे पोलराइज हो जाएंगे, ऐसे गोला, ये जो है इधर इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। ये डायग्राम में गलत दिया है लेकिन हम सही कर देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो गया, इधर की तरफ नेगेटिव इधर की ओर पॉजिटिव, इस तरह से ये अलाइन हो गए ना, पोलराइज हो गए। इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा प्रोवाइड करा दिया तब क्या हो गया, फिर अलाइन हो गए, ये है ना, फिर अलाइन हो गए, तो ये क्या हो गए, पोलराइज हो गए। समझ में आई बात। तो बस क्यों अलाइन क्यों हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, चार्ज अलाइन हो गए बस, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन हो गया भाई। अच्छा पोलराइजेशन समझ गए। अगला टॉपिक जो है हमारा, दो आखिरी टॉपिक है, क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, और क्या नाम है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, इसको समझा जाए। आइए इसको याद दिला देते क्या था भाई, कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर जो है आपका बड़ा ही खतरनाक चीज है, क्या है देखा जाए आओ। तो देखो कैपेसिटर जो है आपका एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है, चार्ज स्टोर कर सकता है। उसके अंदर क्या होंगे, चार्ज स्टोर रहते हैं कोई भी, और कैपेसिटर का अलग अलग शेप होता है, फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल जो कि हर बच्चे को बताया जाता है, 12th क्लास में कैपेसिटर पढ़ाया जाता है, तो बताया देखो कंडेंसर जो होता है फैन का जो कंडेंसर होता है वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। जो आपका क्या नाम है कि एसी भी यूज किया, जो पीछे कंप्रेसर जो होता है उसमें भी कैपेसिटर यूज किया जाता है, ठीक है। कूलर में भी कैपेसिटर यूज किया जाता है, फ्रिज में भी कैपेसिटर यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे डिवाइस हैं जहाँ कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है, एक तरह का ठीक है। तो देखो भाई कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर सकता है, चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है, तो वो चार्ज कितना स्टोर होता है डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो चार्ज स्टोर करता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, कि आपकी ये जो अगर मान लीजिए कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है, तो इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल कितना लगाया है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पोटेंशियल मान लिया आपने V लगाया, ठीक है, और इसके अंदर चार्ज Q स्टोर हो गया, तो क्या होगा, Q जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, Q जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। और जब हम प्रोपोर्शनल रहेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा C, और इसको बोलेंगे हम C को ही बोलेंगे यहाँ पे, वेयर C इज कैपेसिटेंस। C क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा उस कंडक्टर चाहे कैपेसिटर का, ठीक है। कैपेसिटेंस जैसे होता है ना रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, तो इस तरह से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। और कितना कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू C, मतलब C इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, C इक्वल टू क्या हो जाएगा,
Q अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, मेन ये याद रखना। अब इसका साथ ही साथ कैपेसिटर आपने ही सीख लिया, कैपेसिटेंस आ गया, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो होगी इसकी कैपेसिटेंस की, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कितना हो जाएगा, फैराड होता है, फैराड, FARAD, और डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल F से। ठीक है, फिर एक बात और, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन पता होना चाहिए सब, और डायमेंशन नहीं पता तो याद निकालना सीख जाओ। तो C इक्वल्स टू Q/V ना, तो Q का डायमेंशन क्या होता है, AT, इतना तो याद होगा, और V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। देखो याद दिला देता हूँ इस डायरेक्ट में, V इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, W का डायमेंशन ML²T-2। ठीक है, और 4 का डायमेंशन AT। ठीक है, डायरेक्ट इसको रख दिया जाए यहाँ पर, तो ML²T-2 होल अपॉन AT। ठीक है, तो AT ऊपर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, A²T² होल अपॉन ML²T-2। ठीक है, ये डायमेंशन निकल जाएगा। अब तो और अच्छे से डायमेंशन प्रॉपर निकाल दिया पूरा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर लेके आते हैं, m⁻⁻1, l⁻ क्या हो जाएगा, -2, t ऊपर आगे प्लस हो जाएगा, तो t की 2 पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और a की पावर 2 हो जाएगा। ये हो गया डायमेंशन। भूल जाओ तो याद निकालना सीख जाओ। ठीक है, भूल गए तो निकाल लो। ठीक है, ये आ गया डायमेंशन। डायमेंशन की भी बात कर लिए, है ना। यूनिट होगी फैराड, डायमेंशन होगा m⁻⁻1, l⁻², t⁻4, a⁻2। ठीक है, डायमेंशन निकाल लिया। अच्छा, और अब क्या आता है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखो भाई, कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, सीरीज में हो सकता है और पैरेलल हो सकता है ना, दोनों का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है। सीरीज में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकालने क्या करोगे आप, सब कैपेसिटेंस को बस ऐड कर दो डायरेक्ट। ठीक है, सॉरी ऐड नहीं, सीरीज में उल्टा होता है। मतलब यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट, सीरीज में क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट। अब रेसिप्रोकल यूज करेंगे, 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। जबकि पैरेलल में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस का क्या होता है, सीरीज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, सीरीज में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे। और पैरेलल में क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल में डायरेक्ट ऐसे ऐड करोगे, उल्टा हो जाएगा उसका, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये हो गया कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। इतना ही याद रखना है, काफी है। ठीक है, बस एक चीज याद रखना है, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में क्या होगा, 4 सेम होगा। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। याद रखना है, वही वाला चीज जो पहले पढ़ते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है आज का खत्म। पूरे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो जो जो टॉपिक डिस्कस किए, हर एक का जितना फॉर्मूला निकला उसको याद रखो, जितनी थ्योरी पार्ट था उसको याद रखो, और थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ के अच्छे से ध्यान में रखो, तो क्या हो जाएगा, तब क्वेश्चंस आराम से लगना शुरू हो जाएंगे। थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी थ्योरी और बाकी है, उस थ्योरी को खत्म करके अगली वीडियो में उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। हम 3-4 लेक्चर में क्वेश्चंस लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।